द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट कि अगर ये जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ कोप नहीं करेगा तो बहुत पीछे रह जाएगा अपने साथ वालों से। तो इनकी पूरी तरह से गलती नहीं है। बेंचिंग, कुशनिंग, है ना, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, oh my god, there are so many terms that they are all using. स्टेबिलिटी तो ढूंढनी पड़ेगी। देखिए, वो रास्ता बनाया गया है, उस रास्ते पर चलो तो सही, 2 कदम आगे बढ़ो तो सही, जब भी तो आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। वो प्यार घोलना पड़ेगा धीमे धीमे, तभी आपको वो दोस्ती मिलेगी कि यार तू कहाँ था अभी तक, कितने दिन बाद मिला है, और वो गालियाँ भी दिल से निकलेंगी। तो वो मिस हो रहा है। जो टीचर है उनकी रिस्पेक्ट अब बच्चे नहीं करते हैं। बच्चों को ज़रा सा कुछ कह दो तो पेरेंट्स आ जाते हैं कि आपने मेरे बच्चे को ऐसा क्यों बोल दिया। कहते हैं ना, ये सब जब आप एप्स चेक करते हैं तो अंदर से आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एक लाइक आया, आपका डोपामीन ऊपर गया। आपका पोस्ट आपकी फेवरेट क्रश ने लाइक कर लिया, ओके, डोपामीन ऊपर गया। पर जब एक अनफॉलो आता है, वो ज़ूम करके नीचे जाता है। कब मूव ऑन कर जाना चाहिए? देयर इज अ पॉइंट व्हेन यू शुड नो व्हेन टू मूव ऑन, और वो तब होता है जब विदस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा और मेरे साथ है मेरे को एंकर सचिन शर्मा जी। विदस में आज हम बात करेंगे पहले कि दोस्ती और रिश्ते कैसे होते थे और आज के टाइम में दोस्ती और रिश्ते कैसे हैं, आज इस पर बात होगी। और आज जिन गेस्ट को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है वो है कैना श्री जी, जो कि एक ऑथर है, स्टोरी टेलर हैं। तो आज उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिश्तों के सही मायने क्या हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू। आज सबसे पहले बात होगी दोस्ती की। एकदम। अगर हम बात करें दोस्ती की, तो दोस्ती का सही मायना क्या है? दोस्त वो होता है जो आपको पूरी तरह से समझता है, आपके साथ खड़ा होता है, और बिना बोले ही शायद आपकी भाषा ऐसे समझ जाता है जैसे आप फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे जाएं तो वो डॉक्टर की हैंडराइटिंग चाहे जितनी खराब हो वो पढ़ के समझ जाता है। तो दोस्त वैसे हैंडराइटिंग, आपकी दिल की हैंडराइटिंग वैसे समझ जाता है। लेजिबल हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शायद सच्चा फ्रेंड होता है। बताने की ज़रूरत भी नहीं है और वो सब समझ गया। पर क्या ना जी, जनरेशन गैप जी है हमारी पीढ़ी में और हमारे बच्चों की पीढ़ी में। और आजकल हम जो लोग हैं वो सरकारी स्कूलों के पढ़े लिखे लोग हैं, तो दोस्ती का मायने हमारी नज़र में ये होता था कि अगर आज भी मुझे कोई पुराना दोस्त मिलता है अपना, तो मैं आज भी उससे तू तड़ाके से बात करता हूँ। जब तक मैं उससे तू तड़ाके से बात नहीं करता तो मुझे दोस्ती वाला कनेक्शन नहीं मेरा बन पाता उससे। और वो आज अपने लेवल पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, लेकिन आज भी हम लोग जब मिलते हैं तो हम लोग ऐसे ही मिलते हैं जैसे हम लोग अपने बचपन में ही मिलते थे। लेकिन आजकल की पीढ़ी थोड़ी सी एडवांस्ड है, अंग्रेज़ी वाले लोग बच्चे हैं सारे अंग्रेज़ी में, तो मुझे लगता है कि वो फॉर्मेलिटी ज़्यादा निभाते हैं बजाय कनेक्शन के। तो ऐसा देखने को मिलता है। हम भी पेरेंट्स हैं, मैं भी अपने बेटियों को देखता हूँ, वो वाला कनेक्शन नहीं है जो हमारे टाइम पर होता था। वो बॉन्डिंग ऐसी नहीं है। हमारी बॉन्डिंग होती थी, मतलब हम लोग खेलना कूदना इस तरह की बॉन्डिंग ज़्यादा होती थी, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन, ये टैबलेट और ये कंप्यूटर का दौर नहीं था उस समय। उस समय 1-to-1 कनेक्शन का दौर था। लेकिन आज वो धूमिल होता जा रहा है। वो डे बाय डे वो सारी टाइम स्क्रीन ने ले ली है। अगर आप ये बोले कि ये चेंज आया है, डेफिनेटली आया तो है, पर सच्चे दोस्त तब भी थे और अब भी हैं। गालियाँ तब भी हम देते थे, हम सरकारी भाषा में देते थे और पॉलिटिकली इनकरेक्ट लैंग्वेज में देते थे। अब वो पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज में देते, पर देते तो हैं। सच्चे दोस्त नहीं बदलते, ओवर जनरेशन्स नहीं बदलते। लेकिन एक बात जो आपने बिल्कुल सही बोली है वो है स्क्रीन, द स्क्रीन टाइम दैट वी गिव। जो आजकल का पूरा जनरेशन है, कहते हैं ना, बॉर्न आउट ऑफ स्क्रीन है। बिल्कुल। पैदा लेते ही बच्चा पहले टैब, पहले फोन पहले है। महसूस करता है, उसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट पहले खुल जाता है। कहीं ना कहीं हम इस पूरी पद्धति में ये भूलते जा रहे हैं कि ह्यूमन कनेक्शंस कहाँ गए। क्योंकि जितना टाइम आपको रियल कॉन्वर्सेशन में देना चाहिए, आप उससे ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे देते हैं। तो वो दोस्ती कैसे बनेगी? किसी भी रेसिपी में खाने को पकाना पड़ता है। आप एक दाल चढ़ाइए चूल्हे पर, एक दाल बनती है, कुकर में सीटी मारी, बन गई। एक बनती है जो 2-3 घंटे हमारी नानी दादी पकाती थी, धीमे धीमे पक रही है, उसका स्वाद का मुकाबला ये वाली दाल दे ही नहीं सकती है। इंस्टेंट माइक्रोवेव कर दो और स्वाद में थोड़ा चेंज आएगा।
ऑल्दो ये भी मेरा मानना है कि ये हमारे टाइम्स की मजबूरी है. द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट कि अगर ये जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ कोप नहीं करेगा तो बहुत पीछे रह जाएगा अपने साथ वालों से. तो इनकी पूरी तरह से गलती नहीं है. गलती हम कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, पेयर्स की, सब लोगों की है कि हमने इनको बैलेंस नहीं सिखाया. वो बैलेंस गड़बड़ होगा, खाना गड़बड़ बनेगा. आप 4 घंटे चूल्हे पे नहीं चढ़ा सकते, लेकिन इंस्टेंट शॉर्टकट्स भी नहीं ले सकते. कहीं बीच का जरिया आपको ढूंढना पड़ेगा. उस दोस्ती में, अपनत्व में, मोहब्बत में वो प्यार घोलना पड़ेगा धीमे धीमे. तभी आपको वो दोस्ती मिलेगी कि यार तू कहाँ था अभी तक, कितने दिन बाद मिला है, और वो गालियाँ भी दिल से निकलेंगी. तो वो मिस हो रहा है. एंड स्क्रीन इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. इट्स अ डिस्ट्रैक्शन. 25 डिवाइस फंसने के लिए हैं, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए कुछ भी नहीं है. एक ऐप नहीं है. तो क्या एक करें? ऐप नहीं है अनु. आप आज के डेट पे किसी भी से भी पूछ लो, वो इंस्टाग्राम पे है, लिंक्डइन पे है, ट्विटर पे है, स्नैपचैट पे है. 50 ऐप्स उसने अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने के लिए डाल रखे हैं. उसको दोस्ती चाहिए, टिंडर मिल जाएगा. उसको वैलिडेशन चाहिए, उसको लिंक्डइन मिल जाएगा. उसको कनेक्शंस चाहिए, फेसबुक मिल जाएगा. लेकिन जब आप इससे हिट होते हैं और आपका डोपामीन, कहते हैं ना, ये सब जब आप एप्स चेक करते हैं तो अंदर से आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं. एक लाइक आया, आपका डोपामीन ऊपर गया. फॉलोअर्स बढ़ गए, डोपामीन ऊपर गया. आपका पोस्ट आपकी फेवरेट क्रश ने लाइक कर लिया, ओके, डोपामीन ऊपर गया. पर जब एक अनफॉलो आता है, वो ज़ूम करके नीचे जाता है ना. जब आप देखते कि अरे सडनली मेरे लाइक्स ही नहीं आ रहे, नीचे गया. तो जब वो क्रैशिंग होती है, जब आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ क्रैश कर रही हो, उसके लिए कोई ऐप नहीं है. आज तक इस जनरेशन ने, मेडिटेशन ऐप्स हैं, कामिंग ऐप्स हैं, पर कोई ऐसा ऐप नहीं है जो आपको इस स्थिति से बाहर निकाल कर आपकी मेंटल सैनिटी को एंकर कर सके. उसके लिए कौन है? आपके अपने लोग, रियल लोग, जिनसे आप कनेक्शन तोड़ चुके हैं. तो अनलेस यू गेट बैक टू इट, किसी से बैठो, बात करो, उसका हाथ पकड़ो. उसका हाथ पकड़ना आपके लिए जादू का काम कर सकता है, जो ऐप नहीं कर सकता. कहने का मतलब है, कहना जी, आजकल मैकेनिकल ज़्यादा हो गए हैं लोग बाग, बजाय कि चीज़ों को फिजिकल लेवल पे. मैं देखता था बचपन में हम लोग पार्क जाते थे. हम तरह तरह की, हम ऊंच नीच का पापड़ा खेलते थे, लंगड़ी टांग खेलते थे, खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे. आजकल बच्चे मोबाइल में ही गेम खेलते हैं. वो उनके मोबाइल में अलग अलग कंट्रीज से उनके फ्रेंड बन जाते हैं. वो मोबाइल में बैठे बैठे गेम खेलते रहते हैं. पार्क जाना तो मतलब बिल्कुल शून्य हो चुका है. बिल्कुल. फिजिकली एक्टिविटी बच्चों की बिल्कुल शून्य हो चुकी है. तो इसके जिम्मेदार कौन? पेरेंट्स हैं. पूरा जनरेशन एज अ होल है. सिर्फ पेरेंट्स को नहीं बोल सकते. आप देखिए, स्कूल में भी जितनी एक्टिविटीज़ फिजिकल होती थी, अब नहीं होती हैं. एक एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है. हमारे टाइम तो पीटी क्लासेस में खड़ा, बच्चे अगर फेंट हो जाएं लाइन में तो भी उनको तो खड़ा करते थे. बिल्कुल सही बात है. पर अब अगर वैसा होता है तो लोग कहते हैं अरे ये तो ट्रॉमेटिक है, ये किसने कराया, ये गलत है. पर कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि बच्चों को एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट आ जाती है बचपन से. अगर आप उनको हर चीज़ प्लेट में ला करके परोस के देंगे तो उन्हें लगेगा ये मेरा हक है और मुझसे कोई छीन नहीं सकता. अगेन, ये राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की जहाँ तक बात होती है, बिल्कुल ठीक है. पर कहीं ना कहीं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आपके सर पे चढ़ता है. बिल्कुल. फिर आप किसी की नहीं सुनेंगे. आप माँ बाप की नहीं सुनेंगे, नहीं कैसे बोल दिया, ये मेरा हक था. आप टीचर्स की नहीं सुनेंगे, नहीं मेरा हक था. हम अपना टाइम याद करिए. हम लोग 1 से 12 तक जब पास हो रहे थे तो कई बच्चे जो अच्छा नहीं कर पा रहे थे वो रुकते थे क्लासेस में. आइडिया ये नहीं था कि वो डीमोटिवेट हो. आइडिया ये था कि आप उस चीज़ को दोबारा पढ़िए, दोबारा समझिए, और जब आपको लगे कि मैं अब तैयार हूँ नेक्स्ट स्टेप के लिए, तब मैं आगे जाऊँगा. तो वो एक सीढ़ी थी जिसको पार करना था. अभी आप बताइए, आप कितने ऐसे बच्चों को जानते हैं जिनको क्लास में रोका गया हो? नहीं, कोई भी नहीं रोका जाएगा. तो उनको ना एक क्या ऐसा था, हमारे जनरेशन का आईक्यू पूरे जनरेशन का कम था और इस जनरेशन का आईक्यू बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल. ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है. फिर ऐसा क्यों था? हमारे टाइम में लोग फेल होते थे, रुक के चलते थे. पेरेंट्स बच्चों को रोक लेते थे, नहीं तुम 1 साल और पढ़ोगे, अभी तुम तैयार नहीं हो इस सब्जेक्ट के लिए. अब नहीं करते हैं. अब ग्रेस मार्क्स देख के पास कर दिए जाते हैं. तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली बच्चों को ये लगता है कि ये मेरा एंटाइटलमेंट है, ये मेरा हक है, मुझसे कोई ले नहीं सकता. और ये बाद में जा कर के, जब दुनिया ऐसे नहीं चलती है. दुनिया में जब आप व्हेन यू आर रेडी टू गो ऑन एंड टेक द वर्ल्ड, तब आपको गेम समझ में आता है
कि भाई कहीं ना कहीं तो मुझे हारना भी सीखना है, जी। चोट भी खानी है, सही बात है, गिरना है और फिर खड़े उठना होना है। है। तो उसकी तैयारी अगर आपने इन 12 साल फॉर्मेटिव ईयर्स में नहीं की तो फ़ायदा क्या हुआ? फिर तो आगे चल के आप क्रैश करेंगे ही करेंगे। उससे ये सब केसेस होते हैं, आप कोप नहीं कर पाते हैं स्ट्रगल्स के साथ में। पहले गुरु और छड़ी साथ में रहती थी, अरे लेकिन बिल्कुल। अब सब गायब हो गया है। जो टीचर है उनकी रिस्पेक्ट अब बच्चे नहीं करते हैं। बच्चों को ज़रा सा कुछ कह दो तो पेरेंट्स आ जाते हैं कि आपने मेरे बच्चे को ऐसा क्यों बोल दिया, इसकी तो कोई गलती नहीं थी। पेरेंट्स भी बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगी? मेरे इसमें 2 व्यूज़ हैं। कुछ टीचर्स सच में बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दे देते थे बच्चों को। जी बिल्कुल सही उनकी नकल्स पे मारा जाता था, बॉयज़ को स्पेशली इतना कहते हैं ना मुर्गा- कूट दिया जाता मुर्गा था। बना देते थे। हाँ, तो फिजिकली भी हार्म हुआ है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको चोट लगी है, जो जिंदगी भर वो ट्रॉमा उनके साथ चला है। और कहीं ना कहीं पब्लिक एम्बैरेसमेंट का जो शेम होता है वो बड़े दिनों तक आपके साथ रहता है। आप अकेले में किसी बच्चे को कितना भी डांट दो उसको बुरा नहीं लगेगा। एक क्लास के बीच में मुर्गा बना दो ना, वो एक शेमफुल ट्रॉमा आपके साथ जिंदगी भर रहता है। तो ये जो इस पे रोक लगी है ये बिल्कुल जायज़ है, ये होना चाहिए था। मगर अगेन हर जगह आई ऑलवेज से दिस, वेयर इज़ द बैलेंस? रोक लगाना ज़रूरी था ना, लेकिन अगर कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाते वक्त थोड़ा बहुत नहीं उसको मारेगा तो वो shape घड़ा ही कैसे नहीं आएगा ना। वो शेप नहीं आप आएगी। कंप्लीट रोक नहीं लगा सकते। आपको इतना हक देना होगा टीचर्स को, वो लाइन देखनी पड़ेगी कि ठीक है अगर डांट दिया तो डांट दिया, हक है उसका, वो पढ़ा रही है, वो जानती है उसको कि कैसे सही करना है, पर वो बाउंड्री क्रॉस ना हो पाए। बाउंड्री क्रॉस होगी देन आई विल टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट एंड आई विल से सॉरी मैम आप इतना ही कर सकते थे, इसके आगे मत करिए। पर इतना करने का भी हक हमने उनसे छीन लिया है। बिल्कुल। पीटीएम्स में पेरेंट्स जाके 1 या 2 मार्क्स के लिए लड़ते हैं टीचर से, मेरे बच्चों को 2 मार्क्स कैसे कमाए, बगल वाले को 4 मार्क्स। अरे आप जिंदगी की बड़ी बैटल देखो, ये 2-4 मार्क्स से आपका बच्चा कोई बहुत बड़ा जीनियस नहीं हो जाएगा। आप टीचर्स के लिए वो सिचुएशन कितनी हैरोइंग कर रहे हो, वो कैसे पढ़ा पाएगी? तो कुछ चीज़ों को ना लेट गो पेरेंट्स को करना चाहिए, थोड़ी सी आज़ादी दे दीजिए, तभी वो अपना काम कर पाएंगे। साथ ही में आई विल ऑलवेज ऑल्सो से दैट टीचर्स ऑल्सो हैव एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए पुराने ज़माने में जो टीचर्स होते थे ना, वो टीचर्स नहीं मेंटोर्स थे। वो बच्चे को अपना समझते थे। अगर आपका बच्चा सिर्फ पढ़ाई में तेज़ है या नहीं, वो ये नहीं देखते थे, वो ये भी देखते थे कि खुश है या नहीं, उसको ज़्यादा ज़रूरत है तो बैठ के बात करते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे, एक पर्सनल कनेक्शन बन जाता था। ऐसे कुछ टीचर्स आपको अपने बचपन के याद होंगे जिन्होंने आपकी लाइफ चेंज कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप रोते थे तो आप शायद माँ के पास नहीं रोएंगे और टीचर के पास रोएंगे, क्योंकि वो जैसे समझा देती हैं कोई और नहीं समझाता। तो कहीं ना कहीं आजकल के टीचर्स क्या ये काम कर पा रहे हैं, या हैज़ इट बिकम अ ड्यूटी कि स्कूल जाना है, स्कूल आना है? आई एम श्योर टीचर्स होंगे ऐसे, आई एम श्योर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीचर्स से ये अपील है, प्लीज़ बी काइंड टू द चिल्ड्रन। मैजिकली चेंज कर सकते हैं एंड आई एम श्योर दे आर डूइंग इट। या जब आपने बात की तो सचिन जी, मैं अपने शायद 9th और 10th में चली गई, मुझे अपनी टीचर्स याद आ गई, एक अंजू मैम, कविता मैम, कि जब हम कहीं गलत होते थे तो वो हमें समझाती थी। और आज भी उनके वो जो शब्द हैं वो शायद मेरे कानों में कहीं ना कहीं गूंजते हैं। और मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि मेरी टीचर ने मुझे ये चीज़ कही थी जब मैं एक कॉम्पिटिशन में हार गई थी। तो वो शायद वो हमेशा मेरे साथ रहा है और मेरा मन होता है कि कभी मैं उनसे मिलूं। लेकिन आजकल के बच्चों को एक तो जल्दी बहुत ज़्यादा है। अगर बच्चे एक इंस्टीट्यूट से बाहर निकल रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें इंटर्नशिप के साथ साथ सैलरी पैकेज भी अच्छा मिले। अगर हमें पैसे अच्छे मिलेंगे तो ही हम इंटर्नशिप करेंगे। ये भी तो एक बहुत बड़ा चेंज है। मतलब लाइफ का कोई शॉर्टकट थोड़ी है, नहीं है, और शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं है। एग्जैक्टली प्रॉपर वे है, एक रास्ता है जाने का, वो रास्ता बनाया गया है, उस रास्ते पर चलो तो सही, 2 कदम आगे बढ़ो तो सही, जब भी तो आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। डायरेक्ट छलांग मार के कौन पहुंचता है? पर अगेन पूरी गलती बच्चों की तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है। क्यों? अपब्रिंगिंग से भी ज़्यादा देखिए, हर चीज़ पेरेंट्स नहीं कर सकते। हमारा पूरा जनरेशन एक बहुत अजीब से चेंज से गुजर रहा है। सचिन जी आप ये बताइए, आप अपने ज़माने में कपड़े कैसे ऑर्डर करते थे? नहीं, कपड़े ऑर्डर ही नहीं करते थे। नहीं करते थे। दर्जी से सिले हुए कपड़े पहनते थे। दर्जी कितने दिनों में देता था? 15 दिन में, 20 दिन में। फिर वो गड़बड़ सिलता था, साइज छोटे बड़े होते थे। फिर हम जाते थे। तो एक कपड़ा आपकी पसंद का आपके कमरे तक
वार्डरोब तक कितने दिनों में आता था? लगभग 1 महीने तक। लगभग 1 महीने तक। बिल्कुल। ओके, ये बच्चे कैसे करते हैं? ये तो रात के 12 बजे इन्हें याद आता है हाँ। कि मुझे वो रेड कलर की ड्रेस खरीदनी है और ऑर्डर अगले किया, दिन वो घर पर होती है। डिलीवर हो गया। ओके, आपने अपनी लव ऑफ योर लाइफ, अगर आप, हमारे पूरी जनरेशन, नॉट इन पर्टिकुलर यू, हम कैसे लिखते थे? चिट्ठियाँ लिखते थे। जी। चिट्ठियाँ उन तक फेंकते थे, चिट्ठियाँ उनको मिलती नहीं थी, कोई बगल में उठा लेता था फिर हम दूसरी लिखते थे, फिर हम तीसरी लिखते थे, पता चला वो खिचड़ी पकड़ी है। उसके बाद कहीं जाकर हम ये उनको बता पाते थे, सुनिए हम आपको पसंद हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी कैसे पसंद, आई रियली लाइक यू कैसे पता चलता है? क्लिक ऑफ अ बटन। रात में मिडनाइट आई गेट दिस रियलाइजेशन दैट आई लाइक यू, आई सेंड अ टेक्स्ट, इट्स गॉन। आपको पता चल गया। आप देखिए चीज़ें कितनी फास्ट मूव कर रही हैं। सिमिलरली आपको कोई भी चीज़ चाहिए, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक डिक्शनरी का वर्ड आपको, हम लोग यूज़ करते थे ना, बड़ी मोटी डिक्शनरी, मोटी डिक्शनरी। कुछ एक शब्द ढूंढने के लिए पहले तो ये सीखो कि डिक्शनरी कैसे पढ़ते हैं। फिर उसको पेजेस पलटो, फिर वहाँ नीचे जाओ, फिर उसका इंटरप्रिटेशन उसमें नहीं मिलता था, फिर हम दूसरी रेफरेंस बुक ढूंढते थे। ऐसे हमें समझ में आता था कि अच्छा इस शब्द का यूसेज ऐसे होना है। तो हमने समय दिया है इस प्रोसेस में। इन बच्चों के साथ क्या है, एक कोई ऐप खोल लो, वर्ड वेब टाइप करो, वो वर्ड आपको पूरा चैट जीपीटी से, तो आपको पूरा ऐसे सब कुछ मिल जाएगा, एक क्लिक ऑफ अ बटन। आधे बच्चे होमवर्क भी चैट जीपीटी से कर रहे हैं, दैट्स अनदर स्टोरी। सो द थिंग इज कि ये जनरेशन को शॉर्टकट की आदत माँ बाप ने नहीं दिलाई है, इनको आदत है, दे आर बोर्न आउट ऑफ इट। इसमें किसी की गलती नहीं है। आप पेरेंट्स को नहीं ब्लेम कर सकते, आप टीचर्स को नहीं कर सकते ब्लेम। दिस जनरेशन इज बोर्न आउट ऑफ इट। उन्होंने जिंदगी में पैदा होते ही सिर्फ शॉर्टकट्स ही देखे हैं। किसी भी चीज़ का, सामान खरीदना हो, शॉपिंग करना हो, डिक्शनरी देखना हो, होमवर्क करना हो, चैट जीपीटी से आपको 50 बुलेट पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप डाल देंगे अपने उसमें। तो शॉर्टकट का ही जनरेशन है। एज individuals, as adults, as their benefactors, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनको हार्डवर्क वाला रास्ता भी दिखाएं। वो पैदा शॉर्टकट में हुए हैं, लेकिन उनको इस रास्ते तक लाना हमारा काम है। उन्हें ये दिखाना कि आप शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको अपना पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टकट्स लाइफ में नहीं चलते। शॉर्टकट्स को आप टूल्स की तरह यूज़ करिए, पर उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे टाइम में एक बॉयफ्रेंड होता था, एक गर्लफ्रेंड होती थी, और सालों वही चलते थे, और कई बार वो शादी भी हो जाती थी। लेकिन आजकल, जैसे आपने कहा कि रात को याद आता है, तो आजकल एक इंसान, एक लड़का हो या मैं लड़की हूँ, दोनों को कहूँगी कि वो एक बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक दो दो तीन तीन एक साथ रखते हैं, हैंडल भी कर लेते हैं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, सोच में भी और हमारे नज़रिए में भी। जनरेशन चेंज इस तरह से हुआ है दैट एक दो टर्म्स नहीं है, हजारों टर्म्स चल रहे हैं जो शायद हम लोग को पता नहीं होगा। बेंचिंग, कुशनिंग, है ना, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, oh my god, there are so many terms that they have, they are all using. स्टेबिलिटी तो ढूंढनी पड़ेगी। देखिए, अदरवाइज यही होगा कि आप रिश्तों की अहमियत को समझ ही नहीं पाएंगे और वो ठहराव नहीं मिलेगा। एक जगह से दूसरे जगह अगर आप ढूंढ रहे हैं और खुद को नहीं पा रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, यू आर कंप्लीट विथ ईच अदर। अर्धनारीश्वर का तो कॉन्सेप्ट ही है ना कि दो आधी चीज़ें मिलकर के एक होल बनाती हैं। तो खुद को पाने के लिए आपको वो हिस्सा ढूंढना पड़ेगा। अगर आपकी कोई भी रिलेशनशिप आपको इनेबल नहीं कर रही है कि आप खुद को समझ पाएँ, खुद से प्यार कर पाए, तो आई थिंक इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़। हम अपने बच्चों को रिश्तों की अहमियत कैसे सिखाएं? देखिए, कहीं ना कहीं वो जानते हैं अहमियत, वो जानते हैं, वो रास्ता नहीं जानते वहाँ तक पहुँचने का। नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ हम भी तो गलत हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, उन बच्चों को ये भी नहीं पता है कि दादा और दादी का प्यार क्या होता है। तो ये अहमियत कैसे सिखाई जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलती हम लोगों की भी तो है, पेरेंट्स की भी तो है। जॉइंट फैमिली का टूटना एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम रिश्तों की पहचान नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ें हमने अपने दादा दादी, नाना नानी से सीखी, चाचा चाची से सीखी, या जॉइंट फैमिली में सीखी, सैक्रिफाइस करना, अकोमोडेट करना, फ्लेक्सिबिलिटी लाना, दूसरों के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा बदलना, वो सारी चीज़ें अब हम नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं। मी फर्स्ट, पहले मैं, बाकी सब पीछे।
कॉन्सेप्ट्स को ना हमने फिजल आउट कर दिया है। कॉन्सेप्ट ये था कि खुद से प्यार करो, कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि खुद के आगे रख के बाकियों को पीछे करो। तो हमने ना उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया। तो जहाँ ये मिस इंटरप्रिटेशन होगा प्रॉब्लम होगी। जब आप सबको साथ जॉइंट फैमिलीज में क्या करते थे, सबको साथ लेके चलते थे। सही बात है। मेरी भी इंपॉर्टेंस है, अगर हमारे पास एक टुकड़ा खाना है वो सब में बराबर बटेगा। अभी क्या है, मी फर्स्ट। तो मेरे ख्याल से ये समझना बहुत ज़रूरी है और आजकल के बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, बी काइंड टू योर सेल्फ, सेल्फ लव, ये सब चीज़ें हैं, पर ह्यूमन वैल्यूज़ थोड़ी ना बदलेंगी। द वैल्यूज़ ऑफ काइंडनेस, सैक्रिफाइस, सौहार्द जिसको बोलते हैं, वो कभी नहीं बदलेगा। वो पहले भी था, आज भी है और आने वाले सालों तक यही जोड़ के रखेगा। ये तो एक मेजर ड्रिफ्ट है। तो एज पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये भले ही आप न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहें, भले ही आप इंडिविजुअल सेटअप में रहें, पॉसिबल नहीं हो सकता है सबके लिए कि हम एक जॉइंट फैमिली सेटअप में रहें, पर ये वैल्यूज़ उन तक जाएं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हमें भी ये कैसे पता चला, हमारे पेरेंट्स से पता चला। तो वो एक बेटन था जो पास होता जा रहा है, कहीं वो आप तक रुक तो नहीं गया है, कहीं आप वो पकड़ के तो नहीं बैठे हो, आपने क्या वो चीज़ पास ऑन की है दूसरों तक। तो ये पास ऑन होना बहुत ज़रूरी है। एज अडल्ट हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको समझाते रहें। बच्चा जब स्कूल से आता है तो कुछ पेरेंट्स तो सबसे पहले अपनी डायरी दिखाओ, बताओ आज क्या क्या हुआ, टीचर्स ने क्या क्या करवाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो ये भी कहते हैं कि बेटा आज मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे आपकी बहुत याद आई। तो हमें क्या करना चाहिए? एकदम दो अलग तरीके की आपने लर्निंग विधाएं जो कहते हैं वो बताएं। एक तैयारी करा रहा है बच्चों को कम्पेटिटिव होने की, गो गेटर बनने की, कि भाई तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तुम्हें आगे ये वाला कंपटीशन निकालना है, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है, एंड एज पेरेंट्स हम तुम्हें इनेबल कर रहे हैं कि तुम वहाँ तक पहुँच जाओ। बहुत अच्छी बात है। बट दूसरा उसको लाइफ स्किल दे रहा है, लाइफ स्किल जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि जब आप टूट रहे हो तो आपको एक दूसरे का सहारा लेना चाहिए, जब आप मुरझा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब भी आप क्रैश करेंगे देयर विल बी पीपल अराउंड यू, आई लव यू सो मच, लव इज़ इम्पॉर्टेंट, केयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। पढ़ाई तो होती रहती है और उसमें भी हम साथ हैं, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज़ है। तो वो लाइफ स्किल्स दे रहा है। जब आप स्कूल से आते हैं और बच्चे से इस तरह की बातें करते हैं, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं बिलोंग्ड हूँ, ये मेरी जगह है, मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। तो उसका जो सेल्फ एस्टीम है, भले ही उसके मार्क्स कम आए, लेकिन उसका सेल्फ एस्टीम ज़्यादा है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे प्यार किया जा रहा है, मुझे अपनाया जा रहा है, जैसे मैं हूँ पूरा का पूरा उस तरह मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे अगल बगल के लोगों ने प्यार किया है। जबकि वो बच्चा जो कम्पेटिटिव ही अगर आप उसको बनाएंगे, वो जब क्रैश करेगा ना, जब उसके मार्क्स कम आएंगे तो वो टूटेगा, और जब वो टूटेगा तो उसको ये लाइफ स्किल्स नहीं मिलेंगे जो उसको वापस वहाँ से उठा सकें। तो लाइफ स्किल्स का होना मेरे हिसाब से इट्स फार मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी एक स्मूथ रोलर कोस्टर की तरह नहीं जाती। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ अच्छा 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 होगा, नो, लाइफ इज़ अ व्हील। कभी ना कभी वो दिन आएगा जब आप लड़खड़ाएंगे, वहाँ ये वाली पद्धति काम आती है, आपको सहारा देती है। और आपको पेरेंट्स उस टाइम हो ना हो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उनकी दी हुई शिक्षा ही आपको संभाल पाती है। कहना चाहिए एक और चीज़ जो मैंने आजकल बहुत नोट की है, आपके टाइम में भी सचिन जी और आपके टाइम में भी, मेरे टाइम में भी, हम लोगों का एक ही टाइम है। तो हमारे स्कूल में जब प्रेयर होती थी ना, हर रोज़ होती थी, डेली होती थी। आजकल मैं देखती हूँ ना, मेरी बेटी और मेरा बेटा कहते हैं मम्मा हमारी 10 दिन में एक बार होती है, या 2 दिन में, मतलब एक की 10 दिन में और एक की हफ्ते में 2 बार, जबकि वो डेली होनी चाहिए। लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो डेली प्रेयर ही नहीं करवाते हैं। शुरुआत तो एक प्रेयर से होनी चाहिए। बच्चों की जो दिन की शुरुआत हो रही है वो भी सब चेंज हो गया रूटीन। क्यों? एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले हमारे टाइम पर सही कानून है कि हमारे टाइम पर सारे ग्राउंड पे आते थे बच्चे और सारे ग्राउंड में असेंबल होके फिर वो प्रेयर होती थी। आजकल क्लासरूम में प्रेयर हो जाती है। ये मुझे तो खुद पता लगा अपनी बेटी से। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी प्रेयर कितने बजे होती है? उसने बोला प्रेयर हमारा तो क्लासरूम में प्रेयर होता है। मैंने कहा क्लासरूम में कैसे प्रेयर हो जाता है? तो मैंने कहा अच्छा ग्राउंड में नहीं होती है? कह रही नहीं, ग्राउंड में तो कभी कभार असेंबल होते हैं तो ग्राउंड में होता है, अदरवाइज तो पहले जब हमारे टाइम पे था कि हम सब ग्राउंड में इकट्ठे होते थे, पीटीआई आता था, वो सीटी बजाता था, सारे बच्चे असेंबल होते थे, प्रेयर होती थी, फिर कुछ पीटी होती थी, फिजिकल वर्क भी होता था, एक पीटी का अलग से पीरियड भी होता था। बिल्कुल। लेकिन आजकल थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव आ गया, और उस बदलाव का इम्पैक्ट जो आजकल की जो बच्चे हैं उस पर बिल्कुल वो नज़र आता है। हाँ, ये भी है। और
बहुत सी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि चलो आपने ग्राउंड से लेकर के क्लासरूम में चेंज कर दिया आपने, प्रेयर का होना ज़रूरी है, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो, डज नॉट मैटर। एक क्लास पहले होता था मॉरल साइंस या वैल्यू एजुकेशन की एक क्लास होती हाँ थी। जी, हाँ बिल्कुल। चाहे ना किसी भी स्कूल में होती थी, वो पहला पीरियड इस बात पे नैतिक शिक्षा होता था, की। नैतिक शिक्षा का। फिर बात इस पे होगी कि हमें जीवन में क्या क्या चीज करना चाहिए। करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। और उस पीरियड में अक्सर जो क्लास टीचर्स होते थे वो बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में बात करते थे, देश पे क्या चल रहा है, ये सही चल रहा है या नहीं, एक विचार विमर्श उस एज से बच्चों को आ जाता था कि हम अपनी बात रखें, बड़ा सोचें, दुनिया के बारे में भी सोचें और सही गलत की पहचान कर सके। अभी क्या है कि वो क्लास अभी भी होती है वैल्यू एजुकेशन की, पर बातचीत नहीं होती है। बच्चे आपस में कुछ काम कर रहे होते हैं, होमवर्क पेंडिंग होता है उसको ख़त्म कर रहे होते हैं, आपस में चिट चैट कर रहे होते हैं। एक क्लासरूम में बैठ के जो इंटेलेक्चुअल विचार विमर्श की ट्रेनिंग दी जाती थी वो अब शायद मिसिंग है काफ़ी स्कूल्स में। सब स्कूल्स में तो नहीं, पर काफ़ी स्कूल्स में मिसिंग है। तो उसी सब का तो नतीजा है कि ये बच्चे ठहराव नहीं पा पाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग सही गलत की पहचान कर पाते थे और अपने आप को संभाल लेते थे, अब मुश्किल हो रहा है। कहना जी, आजकल शादी होती है तुरंत डिवोर्स हो जाते हैं, शादियां सक्सेसफुली नहीं हो पाती हैं। आजकल डिवोर्स एक ट्रेंड बन चुका है। अच्छा, मेरे तो 6 महीने मेरी शादी चली और उसके बाद मेरा डिवोर्स हो गया, बहुत कैजुअली बताते हैं वो। जबकि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, आज से 20-25 साल पीछे जाएं, तो डिवोर्स, तलाक को एक मतलब बड़ा बुरा माना जाता था और बड़ी उससे देखा जाता था कि क्यों तलाक हुआ, ऐसा क्या हुआ। लेकिन आजकल तो ट्रेंड में है कि अच्छा मेरा तो डिवोर्स हो गया या मैं सेकंड मैरिज कर रहा हूँ। तो प्यार का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है बीच में। वो किन कारणों से वो ये कनेक्शन लूज होते जा रहे हैं डे बाय डे। बुरा इसलिए है कि जैसा आपने बोला कनेक्शंस ब्रेक हो रहे हैं। जहाँ पर हम अकोमोडेट कर सकते थे और सोच सकते थे, उस रिश्ते में कुछ और कंट्रीब्यूट कर सकते थे, वहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया और सोचा कि इसको यहीं ख़त्म करना है। हमने अपॉर्चुनिटीज़ शायद एक्सप्लोर नहीं की। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि बहुत जेन्युइन केसेस भी ऐसे हैं जिसमें ये होना ज़रूरी था। देखिए, पहले हमने देखा है कि लोगों ने बहुत सहा है अपने मैरिजेस में और बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बेयर करते करते केवल इसलिए कि दुनिया क्या कहेगी, इस वजह से वो रिश्ता तोड़ नहीं पाते थे। तो उन्होंने बहुत जख्म खाए हैं जी। तो उनके लिए तो इट हैज़ कम लाइक अ रेस्क्यू, लाइक अ ब्लेसिंग, और ये होना भी चाहिए। कोई मतलब नहीं है उस रिश्तों को खींचने का जिसमें कोई ठहराव नहीं है और कोई स्टेबिलिटी नहीं है और एक आदमी दूसरे की वजह से परेशान है। फिर तो वही बात है ना, प्यार तो रहा ही नहीं। बिल्कुल सही और बात जब प्यार नहीं रहा तो रिश्ता किस काम का। तो वहाँ तो धीमे से मूव ऑन करना ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम तुरंत उस कंक्लूजन पे पहुँचना भी गलत है। बहुत ज़रूरी है कि दो खुश लोग एक खुश रिश्ता बना सकते हैं। बिल्कुल तो एक दूसरे को खुशी देने का क्या हम वो प्रयास कर पा रहे हैं? हाँ, या हम अपनी ही खुशी ढूंढ रहे हैं? क्या हम ये देख रहे हैं कि हम दूसरे को क्या दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो क्या ढूंढ रहा है, वो कैसा चाहता है, व्हाट कैन आई डू फॉर इट, या जस्ट बिकॉज मेरे से नहीं हो रहा है आई एम कॉलिंग इट ऑफ। बिल्कुल। तो वो ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम आई विल नॉट डिस्काउंट डिवोर्स बिकॉज कहीं बहुत सारे रिश्तों में ये ज़रूरी है। अदरवाइज किसी एक के लिए जिंदगी भर का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है। हमें अपने रिश्तों से कब मूव ऑन कर जाना चाहिए, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो जिसे आपने बहुत ही प्यार से संजो के रखा हो, कब मूव ऑन कर जाना ये चाहिए? इतना प्यारा क्वेश्चन है ना। आई थिंक हम लोग इतनी देर से जो बात कर रहे हैं शायद उसका क्रक्स यही है कि रिश्ता सब ज़रूरी होता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो रिश्ता बना रहे, लेकिन देयर इज़ अ पॉइंट व्हेन यू शुड नो व्हेन टू मूव ऑन। और वो तब होता है जब दोनों में से किसी भी रिलेशनशिप में दो लोग चाहिए, उसमें से कोई एक भी अगर मेंटली या फिजिकली टूट गया हो और उसे लगता है कि अब बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब अगर बर्दाश्त किया तो मैं नहीं रहूँगा, दैट इज़ द पॉइंट व्हेन यू मूव ऑन। चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ की हो, या आजकल ऑफ लेट ये भी देख रहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप हो। जी, बिल्कुल सही बात है। एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है इतना बर्दाश्त करते अब अगर मैंने किया तो मैं नहीं रहूँगा, फिर आप उस रिश्ते में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, यू डोंट ऐड वैल्यू टू दैट रिलेशनशिप। दैट इज़ द टाइम व्हेन यू मूव ऑन, क्योंकि आप अपने साथ साथ
पूरी 2 लाइफ शायद खराब कर रहे हैं। बिल्कुल आप कुछ सही बात। दे ही नहीं पा रहे उस रिश्ते में। Very प्लीज nice. मूव ऑन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बहुत सह रहे हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हम ज़्यादा नहीं सह रहे होते हैं। जो आदमी है वो एक बहुत कुछ सह रहा होता है। जब उसकी शादी होती है तो वो 2 रिश्तों में बँट जाता है, माँ बाप, पति और पत्नी। ये रिश्ते बन जाते हैं उसको कि वो अपने पेरेंट्स को देखे या अपनी पत्नी की सुने। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो इस चीज़ में फंसे हुए हैं, क्योंकि कई बार उनकी जो वाइफ है वो उनको फोर्स करती है, मुझे अलग रहना है, मुझे अलग रहना है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी शायद अपना जो दुख है वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकता, अपनी वाइफ को नहीं बता सकता, क्योंकि वो उसको समझ नहीं रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए? पता नहीं कहाँ से टैबू आ गया है कि लड़कों को एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं दिया जाता। बिल्कुल। जब वो बचपन में रोते हैं तो फिर उनसे बोला जाता है कि क्यों रो रहे हो, लड़की की तरह क्यों रो रहे हो, तुम तो लड़के हो, तुम्हें रोना हाँ। नहीं है। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये उनकी आदत सी डाल दी जाती है कि तुम घुट जाओ अंदर लेकिन एक्सप्रेस मत करो। सबसे बड़ा तो यही नए एज के पेरेंट्स से तो यही गुजारिश है कि प्लीज़ अपने बच्चों को बोलने दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। रोने दीजिए, अपना दुख बोलने दीजिए, क्योंकि जितना निकलेगा ना अंदर से वो उतना ज़्यादा खुश रहेंगे और खुश रख पाएंगे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, ये बिल्कुल सही बात है कि अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, दोनों हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक जब दूसरे पे प्रेशर डालेगा, जब आपको पता है कि सामने वाले की इनकम इतनी है और आप अननेसेसरी डिमांड्स करोगे, तो वो कहीं ना कहीं जाके गलत काम करेगा ना, क्योंकि उसको लगेगा कि मुझे तो फुलफिल करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कुछ ना कुछ गलत काम करेगा। मगर इससे विपरीत अगर आप उससे बोलो कि इतना सा है और हम चला लेंगे, हाँ। तो उसको ये संबल मिलेगा कि इतना ही है और मेरा परिवार खुश है, वाई मस्ट आई गो एंड डू समथिंग विच इज़ अनटुवर्ड्स। मैं तो यही करूँगा और मेरा परिवार तो खुश है, मुझे सपोर्ट कर रहा है। अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, उल्टे तरफ भी देखें अगर हम, तो जब हस्बैंड्स अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, यार तुम जैसा बना रही हो मेरे लिए बहुत है, तुम जैसा मेरे को रख रहे हो, हम सब आपस में मिल बांट करके खा लेंगे, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, मैं खुश हूँ, तो वो कभी अपने दायरे दोनों लोग क्रॉस नहीं करेंगे और दोनों लोग ही गलत नहीं करेंगे। सही बात है। ये होता ही तब है जब एक तरफ से ज़बरदस्ती का प्रेशर पड़ता है, इमोशनली, फिजिकली, तो इंसान अपनी बाउंड्री क्रॉस करता है मजबूरी में, क्योंकि हर किसी के पास वो ग्रिट नहीं है कि मैं अपने एथिक्स पे, अपने उसूलों पर इतना खड़ा रहूं और ना वो करूं। एक बात जो है वो अक्सर मेरे मन में ये रहती है कि जब एक लड़की जो है ना, जब शादी करके दूसरे घर में जाती है, तो क्योंकि वो उसके लिए नया होता है, सब कुछ नया होता है उसके लिए, जो 1-2 साल जो उसके साथ बर्ताव होता है ना, वो उसको पूरी ज़िंदगी याद रहता है। चाहे बाद में आप उससे कितना भी प्यार कर लो, कितना भी उसको सम्मान दे दो, लेकिन जो स्टार्टिंग के 1 या 2 साल होते हैं ना, उसको जितना आप प्यार से रखोगे वो उसको हमेशा याद रहता है। लेकिन उसको वो जब आप परेशान करोगे और बाद में जब आप उसे प्यार दोगे ना, तो शायद वो प्यार वो दे नहीं पाती है। क्या ऐसा सबके साथ ही होता है? ये बिल्कुल किसी के भी साथ होता है। मतलब आप ये सोचो कि स्पेशली हमारे यहाँ जो परंपरा है उसमें लड़की अपना घर छोड़ करके आती है। एक तो वो अपना घर छोड़ रही है, जिस घर में वो इतने साल रही, उस घर को छोड़ना कितनी तकलीफ की बात होगी। सडनली उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन जिनसे वो शेयर करती थी, सबके सब पीछे छूट गए और बहुत भरोसे के साथ वो एक दूसरे घर में आ रही है। वहाँ जाके अगर उसको अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होंगे पहले, दूसरे, तीसरे दिन, तो वो उसका दिल तोड़ देते हैं। और जब एक बार दिल टूटता है ना, तो वो जुड़ने के बाद भी उसमें एक चटक नज़र आती है। तो आई थिंक वो पहले के फॉर्मेटिव ईयर्स बहुत ज़रूरी हैं कि बहुत सम्मान, बहुत प्यार से, और उसको बड़ी बिलोंगिंगनेस की फीलिंग दें और उसको लगे कि ये भी मेरा घर है जैसा वो था। तो ऑटोमेटिकली वो धीमे धीमे सब इवन आउट हो जाएगा। जो थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हुआ वो सब इवन आउट हो जाएगा। बट सबसे बड़ी चीज़ किसी भी रिश्ते में है रिस्पेक्ट। अगर उसको ये कहीं पर भी लगा कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं, देखिए प्यार कहीं ना कहीं वो ढूंढ लेगी, आगे पीछे मिल भी जाएगा, क्योंकि प्यार देने के कई तरीके होते हैं, सम्मान देने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, सही तरीका। बिल्कुल सही बात है, वेरी नाइस। आज के टाइम में हम अपने आप को खुश कैसे रखें, कैसे खुश रखा जा सकता है? जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, एक खुशी, वो कैसे रखें हम अपने आप को खुश? सबसे पहले तो अपने कान बंद कर लीजिए कि और लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा रास्ता है, ये मैंने अपने लिए बनाया है, इससे किसी को हार्म नहीं है
और मैं इस रास्ते पे तटस्थ चलूंगा। बाकी लोग क्या बोलते, क्योंकि लोग बोलेंगे, सबको खुश करने के चक्कर में आप खुद को खुश नहीं कर रख सकते। सकते। इसलिए खुद को खुश करने का सबसे बड़ा पहला टिप तो यही है, सबको मत खुश करिए। दूसरा, आई वुड ऑलवेज से कि ठहराव बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। इतने डिस्ट्रैक्शंस है ना हमारे एज में, टेक्नोलॉजी है, स्क्रीन है, काम है, हसल है, चेज़ है, सुबह होती है, शाम होती है, आप पीछे भागते जाते, कहीं ना कहीं इसमें आप खुद के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करते। प्लीज़ टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, इज़ दिस वॉट आई वॉन्टेड। अगर मैं हिल गया हूँ तो अपने आप को वापस एंकर कर सकूँ। स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। और तीसरा, बी ऑन द राइट पाथ। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप गलत तरीके से कोई चीज़ करेंगे तो आपको रात को चैन से नींद नहीं आएगी। टू स्टे रियली हैप्पी, यू हैव टू लीड अ वेरी सिंपल एंड पीसफुल एंड राइट लाइफ। जो भी आपने चुना है, बनाया है, वो एथिकली ठीक होना चाहिए, मॉरली ठीक होना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली चैन से नींद आती है। हम अपने बच्चों को वैल्यूज़ कैसे सिखाएं? क्योंकि पहले जो आप देखते हैं, जैसे अगर हमें टीचर्स भी डांटती थी, अगर उन बच्चों को डांट भी पड़ी है तो आज वो बच्चे अपने एक मुकाम पर हैं। लेकिन आज हम देखते हैं ना, जैसे आपने भी स्टार्टिंग में कहा कि बच्चे जो है थोड़े से मार्क्स कम आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। उस डिप्रेशन से उनको कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे उनके साथ क्या कनेक्शन किया जाए ताकि कोई भी बच्चा डिप्रेशन में ना जाए? क्योंकि डिप्रेशन में जाना इसका मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं। इसमें मेरी 3 चीज़ें जो बात करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वॉक द टॉक। बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको सिखा रहे हैं और आप खुद इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो तो कभी कोई नहीं फ़ायदा सीखेंगे। नहीं है। आप उनसे बोल रहे हैं कि बेटा ऐसा है, जब टीचर्स डांटे या वो करे तो थोड़ा सुन लो। लेकिन आप जब बॉस से सुन के आते हैं तो अपना गुस्सा सबसे पहले उस पर चटाक मार के निकालते हैं उसको। या आप ऑफिस में कुछ टेंशन हुई, काम में कुछ, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हुई, आप लौट के आते हैं और आपका गुस्सा ऐसे फटता है घर में, आप इरिटेट हो जाते हैं, लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं। वो जब तक आपको चाय ना मिले और आप ऐसे ठंडे ना हो जाए तब तक आप ही नहीं कोप कर पाते अपने उससे। बच्चा क्या सीखेगा? बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले तो आप खुद वॉक द टॉक। आर यू योर सेल्फ अ काम पर्सन? बिल्कुल। क्या आप इन सब चीज़ों से उस ग्रिट के साथ मुकाबला कर पा रहे हैं? अगर आप करेंगे तो वो बच्चे आपको देख के सीखेंगे कि यार पापा तो ऐसे, माँ तो ऐसे हंसते हुए आती है, ठीक है पानी गिर गया माँ तो हंस देती है, तो जब उनके हाथ से पानी गिरेगा तो वो भी मुस्कुरा के पूछेंगे। बिल्कुल सही बात। वॉक द टॉक। बच्चे जो देखेंगे वही करेंगे। सेकेंडली, प्लीज टॉक टू देम। अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो बच्चे कहीं और जाके बात करेंगे और फिर वो आपके दायरे के बाहर है। अगर आपने बचपन से वो रिश्ता नहीं रखा है उनके साथ कि आपसे वो सारी बातें शेयर करें, अपना दुख सुख, ऊंच नीच, उनसे गलत भी हो गया तो आपसे आके कहने में ना डरे। अगर आपसे नहीं वो कर पा रहे हैं तो वो दूसरों को ढूंढेंगे। और दूसरा, आप उनके अपने हैं पर दूसरा उनका कितना अपना है इसकी गारंटी किसने ली? हो सकता है वो दूसरा फ़ायदा उठा ले, हो सकता है दूसरा गलत सलाह दे, हो सकता है दूसरा खुद ना समझ हो, तो वो क्या सलाह देगा? तो इतना आपने रिश्ता क्या बनाया हुआ है कि आप वो टाइम, वो अपनापन दे पा रहे हैं कि वो आपसे बात करें? और तीसरा, अगर आपको लगे कि एक्चुअली मैं भी नहीं संभाल पा रहा हूँ, बच्चा खुद भी नहीं संभाल पा रहा है और मामला हाथ से निकल गया है, प्लीज़ सीक हेल्प फ्रॉम अ थेरेपिस्ट, फ्रॉम अ काउंसलर। अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ तक पहुँचाएं, उसको डिस्करेज ना करें कि ये मत करो, क्योंकि या तो आप संभाल लें और आपसे नहीं संभला तो आपको उससे ज़्यादा प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। कैना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच कि आप विदस में आई। थैंक यू कैना जी। थैंक यू, इट वाज सच अ प्लेजर, सच अ प्लेजर। थैंक यू। आज विदस में हमने बात की रिश्तों के ऊपर। कहते हैं कि रिश्ते तब तक मजबूत रहते हैं जब फैसला हमारे बड़े लेते हैं, और जब वो बड़े फैसला लेना छोड़ दें तो शायद उन रिश्तों में कहीं ना कहीं दरारें आ जाती हैं। और आज के युग में हम देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो भी डिवाइस में ही लगे रहते हैं, और दूसरी तरफ बच्चे गेम या फिर डिवाइस उनके हाथ में रहते हैं जिसमें वो आए दिन कुछ ना कुछ खेलते ही रहते हैं। सोचना हमें होगा। विदस में हम हमेशा चर्चा करते हैं कुछ ऐसे विषयों को लेकर ताकि आप समझें कि आज के टाइम में हमें अपने बच्चों को थोड़ा समय देना है।
तो विदस में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन ये जो आपने पॉडकास्ट देखा ये हो रहा था स्टूडियो कोहाट में, तो अगर आप भी इस तरह का पॉडकास्ट करवाना चाहते हैं तो आप स्टूडियो कोहाट में आ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना प्यार देने के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल विदस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।